हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उदय चित्रा। वॉलीबॉल लर्निंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही थी, जो आपको डेली टेलीग्राम चैनल पे हमारे इंग्लिश के, रीजनिंग एंड जीए के क्यूज मिल रहे हैं, उसमें हमारी जो इंग्लिश लाइव मॉक सॉल्यूशन या इंग्लिश लाइव जो हम क्यूज डाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन वीडियो का ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 आ चुका है, तो आप इस सीरीज को फॉलो। पार्ट 2 आपके सामने है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपको डेली 9 PM पे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस अपलोड करे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नेक्स्ट डे वाली पीडीएफ के अंदर मिलेंगे, और नेक्स्ट डे आपको उसकी वीडियो सोल्यूशन, जैसे कि आप खुद से प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन देख लें, या आप सीधा पीडीएफ सोल्यूशन भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर। अगर आप समझना चाहते हैं, न्यू अप्रोच आप देखना चाहते हैं, या वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहले कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। अभी मैं आपको यहाँ पे टाइम नहीं दूंगा, आपको वीडियो पॉज करना है, आंसर देना है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूंगा, आपको इजी ट्रिक और इजी अप्रोच। क्लियर है सभी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी को दिख रहा होगा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो मेरी बात मानिएगा, जब भी आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दिखते हैं जिसमें आपको ये बोला जाता है कि ओनली वन हो सकता है, या 1 और 2 हो सकता है, क्या 1 और 3 हो सकता है, क्या कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आएगा ऑल 1 2 3 फिट हो रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो ये वाली अप्रोच आप एक बार लगा के देखिएगा, बहुत यूजफुल रहेगी आपके लिए, और बहुत कम टाइम में आपका आंसर। आप क्या करो, इस फिल इन द ब्लैंक्स को रीड ही मत करो, क्या ना। इस फिल इन द ब्लैंक्स को पहले बिल्कुल भी आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टाइम वेस्ट। फिर आपको करना क्या है, आपको इन ऑप्शंस को रीड करना है, और ऑप्शंस में दो कैटेगरी होगी हमेशा। एक कैटेगरी होगी सिमिलर वाली, एक कैटेगरी होगी एंटीनोम वाली, मतलब सिनोनिम और एंटीनोम। एग्जांपल के लिए देखिएगा, देखो, सक्सेसफुल और एट द टॉप एक ही बात है, दोनों दोनों आपस में सिमिलर वर्ड है, बताइए हाँ कि ना। तो उसका मतलब क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों, फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों ही आपस में सिमिलर वर्ड है। अगर आप सक्सेसफुल लगाने जाओगे, तो आपको एट दी टॉप भी लगाना पड़ेगा, एक ही बात है, इसलिए लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो रिलेक्टेंट है, रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनविलिंगली, मतलब आप उसको मना कर रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है। तो रिलेक्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये दिमाग लगाना है बस, या तो आएगा सिमिलर मीनिंग, अगर आएंगे तो दोनों फर्स्ट और थर्ड आएंगे, नहीं तो फिर अपोजिट मीनिंग आएगा रिलेक्टेंट। यही दो सिचुएशन बन सकती है। तो ऐसे सिनेरियो में आपने क्या देखा, या तो ओनली सेकंड आएगा आंसर में, या तो फर्स्ट और थर्ड तीनों आएंगे। तो आप देख लो, ओनली सेकंड आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, पहले एक बार चेक कर लीजिए। देखिए, ओनली सेकंड किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बिना देखे बिना रीड करे हम फर्स्ट और थर्ड के साथ जा सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब इससे होगा ये, कम टाइम में बिना क्वेश्चन रीड करे हम आंसर लगाएंगे, और ये आंसर 100% करेक्ट। अब मान लेते हैं बाय चांस इसके अंदर ओनली सेकंड भी ऑप्शन दिया रहता, ओनली सेकंड भी दिया रहता, मान लो ये ओनली थर्ड नहीं, ओनली सेकंड दिया रहता। अब इस सिनेरियो में क्या होता, ओनली सेकंड भी आंसर हो सकता था, और फर्स्ट और थर्ड भी हो सकता था। अब जब ऐसा सिनेरियो बनेगा, तब हम जाके इसको रीड कर लेंगे, इसमें पढ़ लेंगे, बात पॉजिटिव हो रही है, बात नेगेटिव हो रही है। इससे बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये होगा, अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसी वोकैबुलरी आ गई, उसका मीनिंग आपको एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर आपको उसकी आपको थीम भी पता है, पॉजिटिव थीम है, नेगेटिव थीम है, तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी अप्रोच। अभी पहला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन में अप्रोच लगा के देखिए, आप इसमें बेटर इंप्रूवमेंट लेकर आ पाएंगे, आपका आंसर बहुत जल्दी आए, ठीक है। चलिए, देखो, यहाँ पर आपने देखा सक्सेसफुल लिखा हुआ है, एट दी टॉप लिखा हुआ है, या तो आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड, नहीं तो आंसर होगा ओनली सेकंड। तो ओनली सेकंड ऑप्शन में ही ये लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। एक बार रीड कर दे रहा हूँ, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू गेट अ गुड एजुकेशन। अगर आपने गुड एजुकेशन पाली, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आपको एक अच्छी एजुकेशन, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, तो भी आपको एक अच्छी एजुकेशन, से हम फर्स्ट और थर्ड के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, वीडियो पोस्ट करिएगा, जैसे ही क्वेश्चन नया आ रहा है वीडियो पोस्ट करके आंसर दीजिए। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंप्रूविंग, यहाँ पे लिखा हुआ है अनहेंसिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरिंग। तीनों ही, बैटर करना बैटरिंग एक ही बात है, क्योंकि हम यहाँ पे 4 के बाद लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तीनों के तीनों सिमिलर मीनिंग है, तीनों के तीनों सिमिलर मीनिंग है। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, ऑल 1 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट है। अब आप देख पा रहे हैं, चाहे यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, अभी तो आपको लग रहा होगा सर ये सेंटेंस छोटा, हम रीड भी कर सकते हैं।
लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है ना इतना छोटा सेंटेंस आएगा, क्या पता वहां पे बड़ा सेंटेंस आ जाए, हम क्यों रीड करके टाइम वेस्ट करें। हम सीधा ऑप्शंस पे जाएंगे और ऑप्शंस में कैटेगरी को डिवाइड कर लेंगे। अगर कैटेगरी सभी सिमिलर है तो ऑल आंसर है, अगर कैटेगरी में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो या तो आंसर पॉजिटिव रहेगा या तो आंसर नेगेटिव रहेगा। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते, अब इसको बनाइए आप। ठीक है, चलिए अब इसमें आ जाओ। देखो आइडिया और क्लू, कहते हैं ना मुझे कुछ आइडिया दो, मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा, मान लो आपसे कोई पहेली पूछी तो आपको कहता है थोड़ा आइडिया दे दे, या फिर आपको क्या कहते हैं थोड़ा क्लू दे दो, तो इसका मतलब क्या है, आइडिया और क्लू दोनों ही सिमिलर मीनिंग बैठ रहे हैं, लेकिन फॉल्ट बैठ रहा है आपका अपोजिट मीनिंग। अब आप चेक करो जरा, क्या ओनली सेकंड है क्या, सॉरी ओनली थर्ड है क्या ऑप्शन में? देखो ओनली थर्ड ऑप्शन में नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, बी आंसर आ। समझ पा रहे हैं कि आप मैं कैसे बना रहा हूँ? ओनली थर्ड अपोजिट मीनिंग है, या तो आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड, या तो आंसर आएगा ओनली थर्ड, तो ओनली थर्ड किसी ऑप्शन में ही नहीं, तो मैं ओनली थर्ड के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड के साथ, लेकिन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर आपको कंफर्म करना है तो एक बार रीड कर लो, द बॉय हैज नो आइडिया अबाउट एवरीथिंग दैट इज बीइंग गोइंग ऑन, उसको कोई आइडिया नहीं था क्या चल रहा है, और उसको कोई क्लू भी नहीं था कि भाई क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, क्या क्लियर है सभी को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आप ये वाला दिमाग लगाइए और बताइए क्या आंसर आए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रेपेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्ट। चलिए अब इसमें आपको थोड़ा सा ये गैस करना है कि भाई इसमें सिमिलर क्या है या इसमें अलग क्या जा रहा है। 30 सेकंड का टाइम ले लीजिए, जल्दी से इसको गैस करिए। ठीक है, चले। देखिए रिपेंट का मतलब, अगर आपको मीनिंग नहीं पता कोई बात, एक काम करते हैं, डिस्ट्रैक्ट का मीनिंग तो सबको पता होगा, डिस्ट्रैक्ट का मीनिंग तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी फिलिंदा ब्लैंक्स में कोई भी वोकैबुलरी आ रही है, कोई भी वोकैबुलरी आपके सामने आ रही है और आपको उन वोकैबुलरी में से सिर्फ एक का ही मीनिंग पता है, तो ध्यान रखिएगा जिसका मीनिंग आपको पता है एक बार उसको पुट करके देख लो, अगर वो मीनिंग के अकॉर्डिंग इस लाइन में बैठ रहा है, इसका मतलब आप सही ऑप्शन लगाने जा रहे हैं। मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे लग रहा है मेरे को डिस्ट्रैक्ट का ही मीनिंग आता है, वैसे तो रिवर्ट का भी मीनिंग आता होगा, रिवर्ट का मतलब क्या होता है, वापस या तो उनको रिप्लाई देना, है ना। अगर आपको मीनिंग नहीं आता है किसी भी चीज का, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस वाले ऑप्शन से 100% श्योर नहीं होंगे जिसका मीनिंग नहीं आता है, लेकिन जिसका मीनिंग आता है अगर आप उसको पुट करके देख रहे हो, क्या पता वो बैठ जाए, अगर वो बैठ जाएगा तो आप कंफर्म हो जाएंगे, हाँ यार इसका मीनिंग भी आता है और बैठ भी रहा है, तो मैं आंसर लगा देता। देखो अब कैसे करना है, मुझे पता है यहाँ पे मुझे डिस्ट्रैक्ट और रिवर्ट का मीनिंग पता, अब मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, मान लेते हैं मुझे रिपेंट का मीनिंग नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको रिपेंट का मीनिंग क्या होता है। रिपेंट का मीनिंग होता है पछताना, ठीक है, आप किसी पे रिपेंट कर रहे हैं, आपने कोई चीज कर दी जिसका आपको पछतावा है, ठीक है ना, क्लियर है सभी को। फील और एक्सप्रेस सिंसियर रेग्रेट और रिमोरस अबाउट वंस रोइंग डूइंग और सिन, सिन का मतलब, तो इसका मतलब क्या है, रिपेंट का मतलब क्या होता है, रेग्रेट करना, ठीक है। मान लेते हैं आपको नहीं, अब आपने इसको ऐसे रीड करा, यू मस्ट बाय अस सम टाइम, अब तुम्हें हमारे लिए कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, खरीदना पड़ेगा, बाय का मतलब है खरीदना, लेकिन यहाँ पे सेंस आएगा तुम्हें थोड़ा बहुत तो टाइम हमारे लिए लेना ही पड़ेगा, कौन सा टाइम, कैसा टाइम, सो डैश दी सिक्योरिटी गार्ड फॉर अ फ्यू मिनट, जिससे कि हम सिक्योरिटी गार्ड को डैश कर सके, आपको भी समझ में आ रहा है कि हम सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, मतलब तू उससे कुछ बात कर, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और हो सकता है हम जो काम करने करते, तो इसका मतलब क्या है, ओनली सेकंड विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो आपको देखो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट का मीनिंग पता था और आपने वो लगा के देखा और बैठ गया, तो अब आप श्योर हो जाएंगे यार यही आंसर, ठीक है ना। रिवर्ट आएगा नहीं, रिवर्ट नहीं आएगा यहाँ पे, रिवर्ट का मतलब क्या होता है, आपने किसी को इसका रिप्लाई दिया है, तो हम रिवर्ट कहते हैं, कोई बात नहीं हुई है जिसका रिप्लाई देने की बात हो, इसलिए हम ओनली सेकंड पे चले जाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके साथ। अब देखिएगा 15 का आंसर सबका सही आएगा, सब समझ चुके हैं, और मैं ये मानता हूं कि 99% स्टूडेंट अब इस लाइन को रीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अप्रोच मिल चुकी है, और ये अप्रोच आपको पहले किसी ने कहीं नहीं बताई होगी, ये अप्रोच आप एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हैं, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मॉक में तो आपको डेफिनेटली कम टाइम में आप 100% एक्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो आपने यहाँ पे देखा लेन पाथ ट्रैक तीनों एक ही तो बात है यार, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब आपके सामने आ गया है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट को बनाइए आप लोग, कैसे बनाएंगे क्लोज,
अब देखिए क्लोज टेस्ट को बहुत आराम से और बहुत ही इजी वे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। देखो क्लोज टेस्ट जब भी आता है ना, सबसे पहली बात ये आप अपने दिमाग से एक बार निकाल के इसको अटेम्प्ट करो। आप इसको है ना रीडिंग से मत बनाओ, पहले पहले आप ग्रामर की एक बार अप्रोच लगा के देखो। देखो प्रूफ मैं करूंगा क्यों ग्रामर की अप्रोच लगानी है, क्योंकि देखो हर एक क्लोज टेस्ट रीडिंग बेस्ड नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन रीडिंग बेस्ड नहीं, हर एक क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड भी नहीं हो। लेकिन अगर हम ग्रामर से अटेम्प्ट करते हैं तो हम कम टाइम में आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब आंसर आएगा या नहीं आएगा हमें मालूम पड़ जाता है। कैसे देखो समझाते हैं। देखो आपको पता है मुझे ए में ऑप्शंस लगाना है, मतलब आपको ए में फिल करना है कोई भी एक ऑप्शन, ठीक है ना। अब मैं क्या देखूंगा यार, ए में जो भी चीज आएगी यहाँ पर वो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग तो सही होनी चाहिए ना, चाहे उसका मीनिंग कुछ भी हो, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग तो वो सही बैठनी चाहिए ना, उसके बाद मीनिंग की बात बनेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने यहाँ पर ये लिखा इंक्रीज, मैंने यहाँ पे लिखा इंक्रीज, ठीक है। एक मैंने वर्ड लिखा ऑगमेंटिंग, ऑगमेंटिंग, क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, ठीक है। अब देखो इंक्रीज का मीनिंग भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूव्ड का मीनिंग भी क्या है, इम्प्रूव्ड हो रहा है। दोनों के मीनिंग सेम है, मीनिंग तो सेम है ना, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है और इंक्रीज वर्ब भी बन जाती है और नाउन भी बन जाता है। अब अगर वहां पर मान लो मेरे को नाउन की जरूरत है, कहीं पे भी मुझे फिल करना है, अगर मुझे नाउन की जरूरत है तो दोनों के मीनिंग तो सेम है, लेकिन मैं इंप्रूव्ड नहीं लगा पाऊंगा ना। अगर मुझे नाउन की जरूरत है तो मैं इंक्रीज वाला वर्ड उठा लूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्रामर की थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ज्यादा नहीं इन डीपली, लेकिन इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए एटलीस्ट आप अपना एग्जाम जल्दी से क्रैक कर पाए, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखिए किस तरीके से बनाना था। तो आपने देखा मुझे यार ए में फिल करना है, तो ए से जस्ट पहले क्या आ रहा है, स्ट्रगल आ रहा है, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वी स्ट्रगल विथ। तो स्ट्रगल आपने देखा यार यहाँ पर तो स्ट्रगल आ रखा है, और स्ट्रगल पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, तो आपको पता है वर्ब से जस्ट पहले इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो वर्ब से जस्ट पहले एडवर्ब आ सकते हैं। अगर वर्ब से जस्ट पहले एडवर्ब आ सकते हैं तो एडवर्ब की पहचान क्या है, लास्ट में एल वाई होना चाहिए। बस ये बात मैंने नोट कर ली, अगर ये बात मैंने नोट कर ली तो मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। मैंने देखा यहाँ पर वी लिखा हुआ है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब आ गई स्ट्रगल, स्ट्रगल से पहले अगर कोई वर्ड लगाना है तो वो एडवर्ब होना चाहिए, और एडवर्ब के पीछे एल वाई होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में ही एल वाई है और ऑप्शन नंबर ए ही एडवर्ब है। तो बिना इस सेंटेंस को रीड करे, बिना इन ऑप्शंस को रीड करे मैं आंसर तक पहुंच पा रहा हूं, और ये आंसर मेरे पास 100%। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से ये समझ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, इसको बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे हमने वहां पर अप्रोच लगाई वैसे यहाँ पे लगाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी, यहाँ पर डैश है, उसके बाद बिहेविंग लिखा हुआ है, वी डैश बिहेविंग, तो हम किसी तरीके की बिहेविंग कर रहे होंगे, हाँ भाई, हम किसी भी तरह की बिहेविंग कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे जो बिहेविंग लिखा हुआ है, अगर जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं सर ये वर्ब के अंदर आईएनजी है, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, तो आप बहुत गलत है। ध्यान रखिएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी भी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आप नहीं लगा सकते। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हो जाएगा, या तो आप इज लिखो, एम लिखो, आर लिखो, वॉज लिखो, वर लिखो, तभी आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर आप बिन लिखो तभी लगा सकते हैं, या फिर विल भी होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि यार टू भी लिखा हुआ है, तब जाके आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। तब आईएनजी फॉर्म आने की कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अगर यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है और इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट मींस ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा होगा या एज अ एडवर्ब काम कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया यार, अगर ये हमारे पास वर्ब नहीं है तो इसका मतलब इस वी की वर्ब हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर वर्ब लगानी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर वर्ब कौन सी लगाएंगे, तो देखो वी जो है आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। प्लूरल बोले तो वर्ब के अंदर ना तो ईएस होना चाहिए ना एस होना चाहिए लास्ट में। तो देखो कौन सी वर्ब ऐसी है जिसमें ईएस और एस नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले काट दो, थिंग्स कट हो जाएगा। स्टार्टेड रखो साइड में, अगर पास्ट में बन रहा होगा तो वी टू आ जाएगा। प्रोबेबल तो एडजेक्टिव होता है जिसके पीछे एबीएल होता है, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, जाके चेक कर ली, ठीक है। इको का सेंस नहीं आएगा भाई, है ना, वी इको बिहेविंग डिफरेंटली, इको मतलब होता है आवाज का गूंजना, ये सेंस नहीं आएगा। एंटीसिपेट आ सकता है, हम एंटीसिपेट करते हैं अगर प्रेजेंट की बात हो रही होगी तो। बात को समझ पा रहे हैं, पास्ट की बात हो रही होगी और प्रेजेंट की बात हो रही होगी, इसका मतलब या तो ऑप्शन बी आंसर बनेगा, नहीं तो ऑप्शन ई आंसर बनेगा। अगर मैं टेंस का पता लगा लूं भाई कौन सा टेंस चल रहा है, तो मेरे लिए आंसर निकाल पाना आसान हो जाएगा।
टेंस का पता मैं इस कोमा के इस फुल स्टॉप के बाद पढ़ लूं कौन सा टेंस ये फॉलो कर रहा है? ये तो फॉलो कर रहा है एज ए न्यू ईयर रोल्स, जैसे न्यू ईयर आने लगता है या आने वाला होता है तो रोल्स यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो मैं स्टार्टेड के साथ क्यों जाऊंगा पास्ट के साथ? तो मेरा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई विल बी एवर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ई आ गया। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर मैं एक्सप्लेन और समझाऊं नहीं आपको, अगर मुझे सारी बातें बताऊंगी तो देखो मेरा आंसर किस तरीके से कितने फटाक से आता है। मैं सीधा देखूंगा, इधर आ जाओ, यहाँ से आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ। देखो मैं देखूंगा वी स्ट्रगल वर्ब एलवाई वाला वर्ड, ये आंसर। चलो आगे, यहाँ पे देखूंगा वी, ये वर्ब तो नहीं है, वर्ब नहीं, मतलब यहाँ पर क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। अगर वर्ब चाहिए तो ये तो नहीं आएगा, ये आ सकता है, साइड में रखूंगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ सकता है, ये दोनों आ सकता है। अब चेक कर लूंगा दोनों में डिफरेंस क्या। अगर दोनों वर्ब लगानी है तो दोनों में कोई डिफरेंस होगा, कोई एक आंसर होगा। तो एक आंसर बनाने के लिए V2 चेक करा है, प्रेजेंट चेक करा। अब चेक करूंगा टेंस कौन सा है, टेंस चेक करा है, प्रेजेंट टेंस है। ये काटो, आंसर क्या है? ई ऑप्शन। ई ऑप्शन वर्क करें। आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 18 बनाइए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इसका भी आंसर लगा दिया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको विल लिखा हुआ मिल रहा है। तो कल की जो क्लास ली थी उसमें जब वर्ड स्वैप आया था तो मैंने कंसेप्ट सिखाया था, इसलिए कह रहा हूँ रेगुलर क्लासेस जो प्रीवियस क्लास है वो देखते हुए आइए। तो विल मतलब ये मोडाल है। अगर ये मोडाल है तो मोडाल के बाद 101% या 100% आप बोलो, 101% भी बोल सकते हो, मतलब मैं श्योर हूँ। मैंने ये पार्ट ऑफ स्पीच और ये ग्रामर की अप्रोच ही कहती है, ग्रामर के रूल से कहती है कि मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो मोडाल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए तो यार विल मैंने लिखा, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गई ना, फेल, फेल टू डू, वी विल फेल टू डू। अगर ये वर्ब आ गई तो अगेन वर्ब से जस्ट पहले क्या आ सकता है? एडवर्ब आ सकता है। एडवर्ब बोले तो एलवाई वाला वर्ड, तो एलवाई वाला वर्ड तो ये रहा। चलो आंसर भी क्लियर है। देख पा रहे हैं आप कितनी जल्दी आंसर इंग्लिश में भी आ सकते हैं, लेकिन अप्रोच वैसी चाहिए, कंसेप्ट वैसे आने चाहिए आपको, तभी आ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे कंसेप्ट अगर आपको सीखने हैं तो आप ओनली बोर्ड लर्निंग सेंटर में आके एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन बैचेज है। ऑफलाइन का मतलब आपको सामने बिठा के हर एक चीज सिखाई जाएगी, आपको हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल भी, हमारा यहाँ पर कोर्स का कंप्लीट, उसका अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर दे रखा है, उस नंबर पे कॉल करिए और इंक्वायरी, है ना? नंबर लिख देता हूँ एक बार और, 7720060014। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे कॉल करके आप हमारे कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। पुणे में हमारा सेंटर है। अगर आप पुणे के आसपास रहते हैं या पुणे आप आने का सोच रहे हैं तो हम यहाँ पर आपको पीजी की फैसिलिटी देंगे, रहने के लिए, खाने के लिए, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। हर एक चीज़ का यहाँ पर इंतजाम कर रखा है, आपको सब बताया जाएगा। आप आके यहाँ पर अपनी कंप्लीट स्टडी करके, एडमिशन लेकर, प्रिपरेशन करके, एक सिलेक्शन लेके अपने बाद वापस अपने घर जा तरीके से यहाँ पे क्या ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। अब डी में आपको फिल करना है। अगेन आ जाओ डी में, तो डी के बाद टू है, टू में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हटाओ। नॉर्मल एडजेक्टिव है, इसको हटाओ। हैबिचुअल एडजेक्टिव है, इसको हटाओ। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हटाओ। ये रहा आंसर। बताओ, अब आप बताओ यहाँ से मुझे यहाँ तक, यहाँ तक डी में, यहाँ तक रीड करने की जरूरत है क्या? क्या लिखा हुआ, क्यों रीड करूँ जब मेरा आंसर एक वर्ड देखकर ही आ रहा है? अगर यहाँ से आंसर नहीं आ जाता, मान लो, मैं कब रीड करता? देखो रीड करने की भी सिचुएशन बना। मान लो यहाँ पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और यहाँ पे दो तीन ऑप्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तब रीड करना बनता भाई इन दोनों तीनों वर्ब में से कौन सी एक सुटेबल होगी। लेकिन अभी यार वर्ब भी एक ही दे रखी है तो मैं क्यों रीड करके आऊँ? रीड करके भी आऊंगा तब भी आंसर ये लगना है, डायरेक्ट भी आंसर ये लगना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा ना। तो डी का आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ई आपके सामने, ई को बनाइए। अब देखिए ई में क्या हो रहा है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? कोई आइडिया नहीं, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे द फुलफिलमेंट, तो द फुलफिलमेंट मतलब यहाँ पर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ ना कुछ बात हो रही है जो कि फुलफिलमेंट है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई ग्रामर की अप्रोच नहीं लगेगी। अब आपको रीड करना पड़ेगा, यहाँ से आपको रीड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा। मैं अपने फ्लो को तोड़ूंगा नहीं, मैं 20 क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा क्योंकि इसमें रीडिंग की जरूरत पड़ती है। तो मैं कोशिश करूंगा पहले ग्रामर वाले क्वेश्चन निपटालूं, रीड करना ही नहीं पड़े। आ जाओ, अब मैंने इसको छोड़ दिया, अब मैं आया एफ पे। तो एफ पे आने के बाद मैं देखता हूँ वापस से टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, है ना? तो अगर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक ये रही और एक ये रही, बस दो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ड्यूटी नाउन है, सोल मतलब अकेला होता है, अकेली परफॉर्मेंस।
सोल परफॉर्मेंस कह देते हैं अपन, है ना। सोल मतलब क्या होता है, आप कोई चीज अकेले कर रहे हैं, इंडिविजुअल। लोन इज इक्वल टू होता है लोन, लोन इज इक्वल टू होता है लोन, ये भी वर्ब नहीं है, इसको हटा दो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर या तो ए आंसर आएगा, नहीं तो आंसर ई आएगा। अब भी मुझे रीड करना पड़ जाएगा यार, मैं क्या लगाऊं, तो एक काम कर रहा हूँ, इसमें मेरे को ये तो पता चल गया, या तो ए आएगा या तो ई आएगा, इसको भी अभी स्किप कर दे रहा हूँ। जब भी आऊंगा पूरे ग्रामर वाले क्वेश्चन सोल्व करके वापिस इस पे आके चेक कर लूंगा, ए होगा ए होगा। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में यार अगेन टू आ गया, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, या तो ये आएगा आंसर, नहीं तो ये आएगा। अब इसको रीड कर लेते हैं, क्योंकि अब कोई भी क्वेश्चन ग्रामर वाला बचा नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, चलो आ जाओ रीड कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द वर्किंग डे मिलियंस ऑफ अस प्रिफर टू डैश इन सेकेंडरी लीजियर एक्टिविटी। तो हम एक्टिविटीज में क्या होंगे, गेन होंगे या इंडल्ज होंगे, इंडल्ज होंगे, ई आंसर आ गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और लीजियर का मतलब क्या होता है, फिजूल की एक्टिविटी जो हमारे काम के लिए। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, मैं थोड़ा सा आपको रीड कर देता हूँ। एट द एंड ऑफ द वर्किंग डे, पूरा हमारा काम खत्म करने के बाद हम में से जो मिलियंस ऑफ लोग हैं वो ये प्रेफर करते हैं इंडल्ज होना, सेकेंडरी फालतू की दूसरी ऐसी चीजें जो हमारे काम की नहीं है, बजाय इसके जो हमारे काम की है, जैसे कि एक्सरसाइज या वर्कआउट। तो इसका मतलब क्या है, हम फालतू चीजों में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि हमें हमारे काम की चीजें जो हमारे लिए बेनिफिट दे उसमें इंडल्ज होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ई। तो ऐसे करके हमने ए का आंसर जल्दी दे दिया, बी का जल्दी दे दिया, सी का जल्दी दे दिया, डी का आंसर जल्दी कर दिया, और जी का आंसर जल्दी कर दिया। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, 5 मार्क्स हमने बहुत जल्दी इंस्टेंटली, हमारे 5 मार्क्स। अब 5 मार्क्स आने के बाद ये जो 2 मार्क्स बच रहे, ई और एफ, अब इसके अंदर हम ज्यादा टाइम भी दे सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से टाइम सेव करा। अगर मान लो हम हर एक क्वेश्चन को रीड कर रहे होते तो टाइम ही सेव नहीं होता, तो हम टफ क्वेश्चन को टाइम कहाँ से दे पाते, इसलिए इंग्लिश में स्कोर कम है। अब आ जाओ इधर जल्दी से ई वाले ऑप्शन पे आ जाओ, ये रहा ई वाला। अब देखो इसको समझते हैं, अब इसको समझने के लिए रीड करना पड़ेगा, यहाँ से रीड करो। मेरा ये मानना है कि पहले वाले सेंटेंस से रीड करना चाहिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आए फिर एक सेंटेंस और ऊपर जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे रीड करा, एज सच फॉर मोस्ट ऑफ अस, जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है जिस तरीके से हम में से ज्यादा लोग, इट इज एन ऑप्शनल एडिशन, इसको ऑप्शनल मानते हैं। किसको ऑप्शनल मानते हैं भाई, एक्सरसाइज की बात हो रही है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को एक ऑप्शनल मानते हैं वर्किंग डे के साथ। मतलब आपने मान लिया, आपने माना कि आप मुझे एक्सरसाइज करनी, लेकिन आपको काम आ गया, तो आप पहले काम करोगे, एक्सरसाइज बाद में करोगे। आप क्या सोचोगे, यार एक्सरसाइज बाद में कर लेंगे, तो ऐसा ही बोलना चाह रहा है। येट अनदर आइटम, हालांकि अनदर आइटम भी हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जैसे कि फुलफिलमेंट करना है हमें अपनी पेरेंटल ड्यूटीज का, अर्निंग करनी है मनी खाने के लिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे साथ हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब चीजों के साथ साथ कौन कौन सी चीजें, पेरेंटल ड्यूटीज हो गया और पैसा कमाना हो गया, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसमें अलोंग साइड लगाना चाहूंगा, अलोंग साइड आएगा। क्यों आएगा अलोंग साइड, क्योंकि यहाँ पे एक कंजंक्शन की जरूरत है, एक नया सेंटेंस जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे एक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अलोंग साइड के साथ के साथ साथ। क्या क्लियर है सभी को, एक्सेप्ट का सेंस नहीं बनेगा, अगर एक्सेप्ट लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या है, इनको छोड़ के, किनको छोड़ के, पेरेंटल ड्यूटी और मनी को छोड़ के, ये तो मेन बात है, इसको तो हम पकड़ के चलेंगे। अमंग आता नहीं है, अमंग आएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसलिए अमंग नहीं आ सकता। साइड का कोई सेंस नहीं है। मीनवाइल मतलब क्या होता है, मीनवाइल होता है इसके साथ, इसलिए अलोंग साइड लगाना पड़ेगा इसके साथ साथ। ठीक है, क्या क्लियर है सभी को, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे हम इस रीडिंग वाले को कर लेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने देखा था या तो ए आएगा या तो ई आएगा। अगेन वही बात, सिर्फ का मतलब आपको नहीं पता। 99% स्टूडेंट को सिर्फ का मतलब नहीं पता हो। अगर मान लो आप गूगल करके इसका आंसर दे रहे हैं, तो एक बात बताओ, क्या एग्जाम में आप गूगल करके आंसर दोगे, नहीं दोगे ना। तो एग्जाम के हिसाब से सोचो, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब आपको सिर्फ का मतलब नहीं पता, लेकिन आपको सर्व का मतलब तो पता है ना, तो सर्व लगा के देख लो। अगर सर्व बैठ रहा है तो आपका आंसर सही है, अगर सर्व नहीं बैठ रहा है तो बाय डिफॉल्ट ए आंसर होगा ना। आ जाओ देखो कैसे बनाना है। तो आपको यहाँ पर पुट करना है, एफ वाला बना रहे हैं हम, तो एफ में चेक करना है सिर्फ आएगा या सर्व आएगा। सिर्फ का मीनिंग नहीं पता तो इसको चेक भी नहीं कर पाएंगे, सर्व को चेक कर पाएंगे। तो सर्व लगा के देखो, मैंने मान लिया कि यहाँ पे सर्व आएगा, अब मैं सर्व लगा के रीड कर, तो मैंने देखा बट बिकॉज द प्रिंसिपल बेनिफिशियरी ऑफ एक्सरसाइज। देखो बट से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो बहुत बात, ये चीजें एग्जाम में आई है, बट से पहले अगर जो बट के साथ लिखा हुआ है अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो अगला सेंटेंस नेगेटिव होगा, अगर बट के साथ कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो अगला सेंटेंस पॉजिटिव होगा। बस ये रूल आपको याद रखना। तो आपने देखा यार बट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अब टोन पकड़ लो। बिकॉज द प्रिंसिपल बेनिफिशियरी ऑफ एक्सरसाइज इज अस, बोला जा रहा है
कि भाई एक्सरसाइज करने का बहुत बढ़िया फायदा है, मतलब पॉजिटिव बात है। आगे क्या बोला जा रहा है सेकंड सेंटेंस में, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चोर्स टू सर्व। अब आप बताओ, बट आपने यहाँ पर लिखा अगर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, फिर आप दूसरे सेंटेंस में कह रहे हो इसको करना बहुत ईजी है, तो दोनों पॉजिटिव बात होगी। बट लगाने का मतलब ही नहीं निकला। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सर्व नहीं आएगा। अगर मैं सर्व लगा दे रहा हूँ तो पॉजिटिव बन जा रहा है, यहाँ पे ऐसा वर्ड आएगा जो नेगेटिव बना दे सेंटेंस को, तो इसलिए मैं सर्व के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा सिर्फ के साथ। हालांकि सिर्फ का मीनिंग मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं फिर भी आंसर तक पहुंच गया। अब मैं बता देता हूँ सिर्फ का मीनिंग क्या होता है। सिर्फ का मीनिंग होता है अवॉइड करना, टालना, छोड़ना किसी भी चीज को, उसको हम क्या कहते हैं, सिर्क कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इस तरीके से आप ऐसी कोई वोकेबलरी जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है, आप उसको भी सोल्व कर सकते हैं और उसमें भी अपना आंसर 100% ला सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं। और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो कल मैंने आपको पीडीएफ में क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ये आंसर है। कल ये क्वेश्चन था, अब इसका आंसर है विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो सोल्यूशन देखना है तो आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इसमें आके जो भी क्विज हो रहे हैं उसका लाइव एक्सप्लेनेशन को मिल जाएगा। ये हमारा नंबर है, इस पे कॉल लगाइए। कोई भी इंक्वायरी करनी है इस पे कॉल लगा के पूछिए कब कौन सा बैच हो रहा है, आपको सब कुछ इन डिटेल बताया जाएगा। और हमारे जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एक बैच स्टार्ट हो रहा है स्पेशली फॉर क्वांट। अगर आप सिर्फ क्वांट लेना चाहते हैं 11 दिसंबर से सुबह 7:30 बजे, और अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं बैंक, पीओ, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एमबी, सीईटी, आरबी, ग्रेड बी, तो इन सभी का कोर्स पुणे ब्रांच में आपको अवेलेबल मिलेगा ऑफलाइन में। तो आप यहाँ पर कॉल लगा के इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। प्लीज अपनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट करिए, अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर लिखिए। कुछ सजेशन अगर आपको देने हो तो आप वो भी दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक